नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में असम में 47 और पश्चिम बंगाल में 30 सीटों के लिए मतदान जारी। असम में अब तक 45% से अधिक और पश्चिम बंगाल में लगभग 55% मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश अस्थिरता, आतंकवाद और अशांति की बजाय विश्व में स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। श्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज दोपहर ढाका में बैठक होगी। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के जैसोरेश्वरी काली मंदिर के निकट सामुदायिक भवन और तूफान पीड़ितों के लिए आश्रय गृह के निर्माण के लिए अनुदान की घोषणा की। देश में अब तक 5 करोड़ 81 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। देश में नए दैनिक कोविड मरीजों में से 80% से अधिक 5 राज्यों में। दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन लगाने की अटकलों को खारिज किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैश्विक जलवायु सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया और डीडी फ्री डिश के सब्सक्राइबर्स की संख्या 4 करोड़ से अधिक हुई। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। असम में 45% से अधिक और पश्चिम बंगाल में लगभग 55% मतदान की खबर है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान पुष्टि पर्ची वीवीपैट की भी व्यवस्था है। असम में मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा, जबकि पश्चिम बंगाल में ये शाम 6:30 बजे तक चलेगा। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में और असम गण परिषद के नेता अतुल बोरा ने बोकाखाट में मतदान किया। और जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारे संवाददाता जे थॉक्सोम के पास। जी थॉक्सोम, मतदान कैसा चल रहा है और कितना उत्साह है मतदाताओं में? विशाल जी, मतदान प्रक्रिया के संबंध में बताऊं तो असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान, इसके लिए मतदान सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अब तक मतदान से कोई संबंधित हिंसा की घटना की सूचना नहीं है और 1 घंटे पहले दर्ज किया गया मतदान प्रतिशत 35 से अधिक है। डिब्रूगढ़ जिला में मोरन और लालवान में 31% मतदान दर्ज किया गया है। डिब्रूगढ़, टिंगखोंग और चौवा में 32%, जबकि दुलियाजान में 34% और नारकटिया में 33% मतदान हुआ है। मतदान के ट्रेंड को देखते हुए यहाँ माना जाता है कि मतदाता पूरी तरह से अपनी अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जी। और आज शाम तक मतदाता मतदान के उच्च प्रतिशत का रिकॉर्ड होने की उम्मीद है। विशाल जी थॉक्सोम, इस चरण में कौन कौन से प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं और किन नेताओं के भाग्य का फैसला होना है? आज के चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सर्बानंद सोनोवाल माजुली से चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हितेश नाथ गोस्वामी बीजेपी पर जोरहाट से चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य के मंत्री और दूसरे मंत्री अतुल बोरा, नव कुमार डोले और केशव महंत भी पहले चरण के चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस की तरफ से बोले जाए तो विपक्षी नेता देवव्रत साइकिया नाजिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पार्टी के नेता रिपुन बोरा गोहपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और एजीपी अध्यक्ष अतुल बोरा बोकाखाट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई 2 विधानसभा क्षेत्रों दुलियाजान और नारकटिया में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। विशाल जी थॉक्सोम, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। असम के 12 जिलों के 47 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। यहां 23 महिलाओं सहित 264 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में 81 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्य में 11,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। असम में इस चुनाव में 3 प्रमुख गठबंधनों असम गण परिषद, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, लिबरल सहित भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF
बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और वामदलों सहित कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोट यानी ग्रैंड अलायंस तथा असम जातीय पार्टी और रायजोर दल के यूनाइटेड रीजनल फ्रंट के बीच मुकाबला है। पश्चिम बंगाल में कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। सालबोनी से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री सुशांत घोष पर एक विपक्षी दल के कार्यकर्ता द्वारा कथित हमला किया गया। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। निर्वाचन आयोग ने भी प्रशासन से मामले की रिपोर्ट मांगी है। कुछ अन्य स्थानों से मतदाताओं को प्रभावित करने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में खराबी और केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा मतदाताओं को परेशान किए जाने के आरोप भी लगे हैं। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में एक अन्य घटना में कल रात एक हिंसक झड़प के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना में स्थानीय थाना प्रभारी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का एक जवान भी घायल हो गया। बंगाल में इस चरण में 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। आज के मतदान के लिए इन जिलों में 10,288 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी से। जितेंद्र जी, आप पूरे प्रचार के दौरान आपकी नजर रही होगी पूरे प्रचार में, इस चरण में कौन कौन से मुद्दे छाए रहे? देखिए, यहाँ पर मैंने कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे मैं गया हूँ, वहाँ पर मैंने माहौल देखा है, लोगों से बात की है। यहाँ पर 2 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है रोजगार। लोगों का ये मानना है कि जो पैसा सरकार का आता है वो हमारे काम आए, सीधा सीधा, उसमें कोई कटौती ना हो, बीच में भ्रष्टाचार ना हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा रोजगार ये है कि लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं, उन्हें कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, जाना पड़ता है। तो लोगों का ये कहना है कि हमें यहाँ पर रोजगार मिले, उसके लिए निवेश आए, इंडस्ट्री यहाँ पर आए। इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है। और बिजनेस के लिए जो लोन है वो लोन की सुविधा उनको मिले। तो चिकित्सा सुविधा और इसके अलावा शिक्षा, ये बड़ी चीज है कि हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हॉस्पिटलों में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं दूसरे राज्यों में और वहां का जब माहौल देखते हैं वो, तो उनको थोड़ा सा वो होता है कि हमारे यहाँ पे भी ऐसा विकास होना चाहिए। जी जितेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने आज ट्विटर पर विशेष रूप से युवा वर्ग से वोट देने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने असम और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। दोनों नेताओं ने कहा है कि इन राज्यों में शांति, विकास और समृद्धि के लिए ये जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र में मिले इस अधिकार का पूरा उपयोग करें। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद सर्वेक्षणों के संचालन और संभावित परिणामों के प्रकाशन पर आज सुबह 7 बजे से अगले महीने की 29 तारीख की शाम 7:30 बजे तक पाबंदी लगा दी है। आयोग की अधिसूचना के अनुसार इस अवधि में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में जारी विधानसभा चुनाव तथा विभिन्न राज्यों के उपचुनावों के एग्जिट पोल के प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के प्रत्येक चरण और उपचुनावों में मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले की अवधि में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल यानी मतदान पूर्व सर्वेक्षण या मतदान से संबंधित किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनाव सामग्री के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत और बांग्लादेश अस्थिरता, आतंकवाद और अशांति के बजाय विश्व में स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। बांग्लादेश के ओराकांडी में मतुआ समुदाय को संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपनी प्रगति के माध्यम से विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं।
भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपने विकास को अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। यही मूल्य, यही शिक्षा श्री श्री हरिचांद ठाकुर देव जी ने हमें दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश ने अपनी क्षमताएं सिद्ध की। आज दोनों राष्ट्र मिलकर इस महामारी से दृढ़तापूर्वक संघर्ष कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत ये अपना कर्तव्य समझता है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक पहुंचे। कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों ने अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध करके दिखाया है। आज दोनों ही देश एक साथ मिलकर इस महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक भी पहुंचे, भारत इसे अपना कर्तव्य समझकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ओराकांडी में कन्या माध्यमिक विद्यालयों में आगे की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। ओराकांडी में भारत सरकार लड़कियों के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी, नई आधुनिक सुविधाएं जोड़ेगी। साथ ही भारत सरकार द्वारा यहां एक प्राइमरी स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। ये भारत के करोड़ों लोगों की तरफ से श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी को श्रद्धांजलि है। हम बांग्लादेश सरकार के भी आभारी हैं जो इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग कर रही है। भारत के मेरे भाई बहनों के लिए ये तीर्थ यात्रा और आसान बने, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से प्रयास और बढ़ाए जाएंगे। ठाकुर नगर में मोतवा संप्रदाय के गौरवशाली इतिहास को प्रतिबिंबित करते भव्य आयोजनों और विभिन्न कार्यों के लिए भी हम संकल्पबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में जसोरेश्वरी काली मंदिर के समीप सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए अनुदान की घोषणा की है। इस सामुदायिक केंद्र में समुद्री तूफान से प्रभावित सभी धर्मों के लोगों के लिए आश्रय की व्यवस्था होगी। मंदिर में आयोजित वार्षिक मेले के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देवी काली पर चांदी और सोने से बना मुकुट अर्पित किया। एक स्थानीय कलाकार ने 3 सप्ताह में इस मुकुट को तैयार किया था। मोदी ने तुंगीपाड़ा स्थित बंग बंधु मुजीबुर रहमान के मकबरा परिसर में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत शेख मुजीबुर रहमान को पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी पहले ऐसे विदेशी राजाध्यक्ष या शासनाध्यक्ष हैं जिन्होंने बंग बंधु के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना पहले से ही तुंगीपाड़ा में उपस्थित थीं। आज दिन में प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ ढाका में वार्ता करेंगे। बैठक के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस दौरान कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जा सकता है। शाम को स्वदेश रवाना होने से पहले श्री मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद से मुलाकात करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना ने ढाका में संयुक्त रूप से बंग बंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कल परेड स्क्वायर में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान तथा 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद हुए बांग्लादेश और भारत के सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देवी काली का आशीर्वाद लेकर बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने सतखीरा में जसोरेश्वरी काली शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। पौराणिक परंपराओं के अनुसार ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर के बाहर मीडियाकर्मियों से बातचीत में श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने मां काली से मानव जाति को कोविड-19 के खतरे से मुक्त करने की प्रार्थना की। इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जिस मंत्र को हमने
जिया है। वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे संस्कार की विरासत है, हम पूरी मानव जात के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मुझे 51 शक्तिपीठ में से एक मां काली के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। मेरी कोशिश रहती है कि मौका मिले तो इन 51 शक्तिपीठों में कभी न कभी जाकर के अपना मत्था टेकूं। आज जब मैं इस पवित्र धरती पर आया हूं और मैंने सुना है कि हाँ, मां काली की पूजा का जब मेला लगता है, बहुत बड़ी तादाद में भक्त सीमा के उस पार से भी और यहां से भी यहां आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा को वहां की मीडिया ने व्यापक कवरेज दिया है। अंग्रेजी और बांग्ला समाचार पत्रों ने श्री मोदी की इस यात्रा को सुर्खियों में प्रकाशित किया है। एक रिपोर्ट। टेलीविजन समाचार चैनलों के अलावा बांग्लादेश के दैनिक समाचार पत्रों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा को प्रमुखता से कवर किया है। ढाका और अन्य प्रमुख शहरों से प्रकाशित प्रमुख अंग्रेजी अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना की रंगीन तस्वीरों के साथ खबरें प्रकाशित की हैं। द इंडिपेंडेंट डेली ने महात्मा गांधी और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर के साथ लिखा है, हसीना मोदी ने बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अपने पहले पेज की हेडलाइन में डेली ऑब्जर्वर ने मुजीब बोरशो के समाचार में प्रधानमंत्री मोदी के नाम से लिखा है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है भारत बांग्लादेश की एकता। दैनिक ने बंगबंधु की छवि की पृष्ठभूमि के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी प्रकाशित की है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के हवाले से अखबार ने यह भी लिखा है कि स्थिर दक्षिण एशिया के निर्माण के लिए भारत की प्रमुख भूमिका महत्वपूर्ण है। बांग्ला अखबार डेली प्रथम आलो ने ढाका एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तस्वीर के साथ खबर प्रकाशित की है। एक और बांग्ला दैनिक बांग्लादेश प्रतिदिन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की खबर को गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु की छोटी बेटी को सौंपे जाने की तस्वीर के साथ प्रकाशित की है। ढाका बांग्लादेश से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में असम में 47 और पश्चिम बंगाल में 30 सीटों के लिए मतदान जारी। असम में अब तक 45% से अधिक और पश्चिम बंगाल में लगभग 55% मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और बांग्लादेश अस्थिरता, आतंकवाद और अशांति के बजाय विश्व में स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। श्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज दोपहर ढाका में बैठक होगी। इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के जेसुरेश्वरी काली मंदिर के निकट सामुदायिक भवन और तूफान पीड़ितों के लिए आश्रय गृह के निर्माण के लिए अनुदान की घोषणा की। देश में अब तक 5 करोड़ 81 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। देश में नए दैनिक कोविड मरीजों में से 80% से अधिक 5 राज्यों में। दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन लगाने की अटकलों को खारिज किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैश्विक जलवायु सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया और डीडी फ्री डिश के सब्सक्राइबर्स की संख्या 4 करोड़ से अधिक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। देश के कुल दैनिक कोविड मरीजों में से 80% महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में हैं। देश में अब तक 5 करोड़ 81 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 26 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 30,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने की दर 94.84% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। हालांकि कई राज्यों में कोविड-19 के मामले अचानक बढ़ने से देश में संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस समय 4,52,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जो कुल संक्रमित मामलों का 3.8% है। कोरोना के बढ़ते नए मामलों के बीच कल 52,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 19 लाख से अधिक हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन लगाए जाने की अटकलें खारिज कर दी हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री जैन ने कहा कि पिछली बार लॉकडाउन विशेषज्ञों से परामर्श के बाद लगाया गया था, लेकिन इससे संक्रमण को फैलने से पूरी तरह रोका नहीं जा सका। ये बयान राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार किया कि पहले संक्रमित लोगों की संख्या कम हुई थी, लेकिन अब बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस ने होली के त्योहार को देखते हुए यातायात और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण चौराहों पर विशेष पुलिस टीम तैनात रहेगी। होली, शब-ए बारात और नवरात्रि के त्योहारों पर लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कोविड-19 के नए मामलों में वृद्धि हो रही है। आज 128 नए मामले दर्ज किए गए। 2022 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 128 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 36 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि एक व्यक्ति की इस संक्रमण से मृत्यु हो गई। राज्य में मरने वालों का प्रतिशत 1.66 है और स्वस्थ होने की दर 96.27% है। महाराष्ट्र में कोविड के 36,000 से अधिक मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ से बचें। इन समारोहों को वर्चुअल रूप से आयोजित करने की सलाह दी गई है। एक रिपोर्ट। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने आगामी होली और शब-ए बारात सहित विभिन्न त्योहारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि होली या रंग पंचमी मनाने के लिए किसी धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। नागरिकों को अपने घरों में ही नमाज या प्रार्थना करने का आग्रह करते हुए सरकार ने कहा है कि मस्जिद केवल 40 से 50 लोगों के छोटे छोटे गुटों को नमाज अदा करने की व्यवस्था कर सकती है। इस व्यवस्था के तहत मस्जिदों को सामाजिक दूरी तथा डिसइंफेक्शन को सुनिश्चित करना होगा। राज्य सरकार ने ईसाई समुदाय से भी गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे के दौरान एहतियात बरतने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि इस दौरान अधिकतम 50 लोगों को चर्चों में सामूहिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि छोटे चर्च 10 से 25 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति दे सकते हैं। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश और उपाय जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में टीकाकरण जारी है। ब्यौरा हमारे लखनऊ संवाददाता से। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड-19 के 1032 नए मामले आए, जबकि इसके पिछले दिन कोरोना के मिले नए मामलों की संख्या 836 थी। सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर 5824 हो गई है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.6% है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कल 1,44,839 नमूनों का परीक्षण किया गया और राज्य में अब तक कुल 3,42,60,584 नमूनों का परीक्षण किया गया है। राज्य में अब तक 43,93,802 लोगों ने कोरोना टीके की पहली खुराक ली है और 10,09,111 लोगों ने दूसरी खुराक भी ले ली है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा और सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। जम्मू कश्मीर में कोविड के मामलों में वृद्धि जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में कल 210 नए मामलों का पता चला, जिनमें से 169 कश्मीर घाटी में और 41 जम्मू डिवीजन से थे। इन्हें मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,681 हो गई है। कुछ सप्ताह पहले ये संख्या 600 से भी कम थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड से कल एक व्यक्ति की मौत होने से वहां मृतकों की संख्या 1,984 हो गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 210 कोविड-19 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में से अकेले श्रीनगर जिले में सर्वाधिक 98 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही श्रीनगर जिले में कुछ दिनों से पॉजिटिव मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिससे जिला प्रशासन बिना फेस मास्क और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने पर मजबूर हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आजकल आम नागरिकों के लिए घोषणाएं भी की जा रही है कि वे फेस मास्क पहने और प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करें, ताकि संक्रमण को अधिक बढ़ने से रोका जा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। मध्य प्रदेश सरकार ने विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सोनसार में रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इससे पहले सरकार ने प्रत्येक रविवार को इंदौर, भोपाल, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में पहले से ही लॉकडाउन लगा रखा है। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तिहरी रणनीति अपनाई जा रही है। पहला, संक्रमण रोकने के लिए उपाय करना, दूसरा, अस्पतालों में कोरोना के उपचार की श्रेष्ठतम व्यवस्था करना और तीसरा, प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन करवाना, जिससे कोरोना का संकट कम से कम हो सके। प्रदेश में शुक्रवार को 2091 नए कोविड मामले सामने आए हैं। प्रदेश में गत एक सप्ताह में कोरोना के प्रकरण दोगुने हो गए हैं। कोरोना की गत एक सप्ताह की औसत पॉजिटिविटी दर 6.3% है, जो देश की साप्ताहिक औसत दर से अधिक है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सचिन ने एक ट्वीट में अपने प्रशंसकों को ये जानकारी दी। इस बीच फिल्म कलाकार परेश रावल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्वीट पर उन्होंने अपने मिलने वालों से कहा है कि वे भी अपनी कोरोना जांच करवा लें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु कार्रवाई से संबंधित आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के 40 नेताओं का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से 22 और 23 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा और इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। श्री मोदी के अलावा शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित अन्य नेताओं में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, सऊदी अरब के शाह सलमान अल सऊद और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में बड़ी संख्या में व्यवसाय और समाज के अन्य वर्गों के नेता भी भाग लेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के डायरेक्ट टू होम DTH प्लेटफॉर्म DD फ्री डिश के सब्सक्राइबर्स की संख्या 4 करोड़ से अधिक हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। 2021 के लिए फिक्की EY मीडिया मनोरंजन वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार DD फ्री डिश देश के 4 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंच रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हालत अब ठीक है। सीने में दर्द के कारण कल उन्हें दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें चिकित्सा जांच के बाद निगरानी में रखा गया है। श्री कोविंद ने आज एक ट्वीट में उन्हें शुभकामनाएं देने वालों का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 75वीं कड़ी होगी। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनका गायन हमेशा से लोगों के मन मस्तिष्क को एक बार फिर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में असम में 47 और पश्चिम बंगाल में 30 सीटों के लिए मतदान जारी। असम में अब तक 45% से अधिक और पश्चिम बंगाल में 55% मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश अस्थिरता, आतंकवाद और अशांति की बजाय विश्व में स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। श्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज दोपहर ढाका में बैठक होगी। इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के जेसोश्वरी काली मंदिर के निकट सामुदायिक भवन और तूफान पीड़ितों के लिए आश्रय गृह के निर्माण के लिए अनुदान की घोषणा की। देश में अब तक 5 करोड़ 81 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। देश में नए दैनिक कोविड मरीजों में से 80% से अधिक 5 राज्यों में।
दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन लगाने की अटकलों को खारिज किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैश्विक जलवायु सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया और डीडी फ्री डिश के सब्सक्राइबर्स की संख्या 4 करोड़ से अधिक हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।